हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का टॉपिक, जिसे हम शॉर्ट में एडीआर भी कहते हैं। तो जल्दी से एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं एडीआर की और समझते हैं कि एडीआर क्या होता है। देखिए, एडीआर रेफर्स टू मेथड ऑफ रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट्स outside of traditional court proceedings such as mediation, arbitration, negotiation and conciliation। इसमें लोक अदालत मिसिंग है। अभी जब हम टाइप ऑफ एडीआर पढ़ेंगे तो उसमें वो आ जाएगा। These processes are typically faster, less formal and more cost effective than litigation। अब इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एडीआर का मतलब होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव मतलब कि डिस्प्यूट्स को सुलझाने का एक ऑल्टरनेटिव तरीका। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इंडिया में क्यों हमें जरूरत पड़ी? देखिए, इंडियन कोर्ट्स के ऊपर पहले से ही केसेस की बहुत पेंडेंसी है और बहुत टाइमली वैकेंसी फुलफिल होने के बाद भी कई बार वैकेंसीज रुक जाती हैं, जिससे पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ता जाता है। तो इसी के लिए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म लाया गया, जिसमें हम पार्टीज को चॉइस देते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट यू रेफर टू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म। आप जाइए, आप एक अलग तरीका अपनाइए अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। तो देखते हैं आगे। व्हाई मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड? एडीआर मैकेनिज्म की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि मैं बता रही थी, लॉन्ग पेंडेंसी ऑफ केसेस। अब देखिए, जब भी कोर्ट में कोई केस चलता है तो ऐसा तो है नहीं कि 6 महीने 7 महीने में डिसीजन आ जाता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि पार्टीज मर जाती है, उनके एलआर्स उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार तो 30 साल 50 साल और कई बार तो 100 साल तक लगे हैं। हाल ही में कैलकाटा का एक केस था जो 100 साल बाद फाइनली डिस्पोज ऑफ हुआ था। तो ये पार्टी के अंदर फ्रस्ट्रेशन लाता है। पहला रीजन तो यही रहा एडीआर को इंट्रोड्यूस करने का इंडियन लीगल सिस्टम में। सेकेंड रीजन क्या है? मेंटल एग्री। अब इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेंटल एगनी भी बहुत होती है। कुछ केसेस इतने संगीन, इतने सेंसिटिविटी से कनेक्टेड होते हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज जुड़ी होती हैं, लोगों के बहुत सारे फाइनेंसेस जुड़े होते हैं, कंपनसेशन चाहिए होता है, काफी चीजों में सेटलमेंट चाहिए होता है। फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो मेंटल एगनी होती है। जो लोग सपने सजा के बैठे होते हैं कि कोर्ट से हमें मुआवजा मिल जाएगा, डैमेज मिल जाएगा, वो नहीं मिल पाता है। तो उन्हें मेंटल जो मानसिक पीड़ा होती है, उसको देखते हुए भी एडीआर का मॉडल हमारे साथ इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा रीजन, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्टेज ऑफ टाइम। पार्टीज जाती हैं, अब ये तो है नहीं सिर्फ एक ही पार्टी का पूरी कोर्ट में एक ही केस होता है। कई बार तो 200 300 मैटर एक ही कॉज लिस्ट में लगे होते हैं। जिन्होंने प्रैक्टिकली कोर्ट का एक्सपीरियंस किया है, दे नो वेरी वेल। तो पार्टीज जाती हैं, बैठती हैं, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, डेट लग जाती है, टाइम का पूरी तरह बर्बादी हो जाता है। दूसरा, रिसोर्सेज, मनी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज हमारे बहुत ओवर यूटिलाइज या अंडर यूटिलाइज होते हैं कोर्ट में बैठे रहने से। हम अपना जो टाइम वहां स्पेंड करते हैं, हम वही वैल्यूएबल टाइम कहीं और लगा सकते हैं। इसको देखते हुए भी एडीआर का मैकेनिज्म लाया गया। चौथा रीजन, इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ जुडिशरी। अब जुडिशरी पे तो बर्डन बढ़ता ही है। ऑलमोस्ट आज मैं खड़े होकर जब आपको ये पढ़ा रही हूँ तो 14 जून 2025 आज 52 मिलियन केसेस इंडियन कोर्ट्स में पेंडिंग है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स के केसेस, सभी तरह के केसेस शामिल हैं। 52 मिलियन केसेस पेंडेंसी समझते हैं आप, और केसेस बढ़ ही रहे हैं। जितने बढ़ते हैं ना, उनके रेशो से बहुत कम डिस्पोज होते हैं डेली बेसिस पे। तो पेंडेंसी बढ़ रही है, जुडिशरी के ऊपर बर्डन आ रहे हैं, नंबर ऑफ जजेस लिमिटेड है, नंबर ऑफ वैकेंसीज लिमिटेड है, नंबर ऑफ कोर्ट्स तक लिमिटेड है। तो इन सबको देखते हुए भी एडीआर का मैकेनिज्म लाया गया। उसके बाद नेक्स्ट रीजन, जस्टिस टू बी असेसिबल एंड अफोर्डेबल। अब इंडियन लीगल सिस्टम की ऐसी हालत देखते हुए गवर्नमेंट को लगा कि जस्टिस असेसिबल और अफोर्डेबल होना चाहिए। इसको लिंक किया गया आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के साथ। इसी के साथ साथ आर्टिकल 39A भी पिक्चर में आया। इन सबको देखते हुए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक ऑल्टरनेटिव वे टू सॉल्व अ डिस्प्यूट आउट ऑफ कोर्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोर्ट, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम। तुम कोर्ट से बाहर जाओ, आपस में बैठो, किसी तीसरे आदमी की हेल्प लो और एडीआर का मैकेनिज्म यूज करके अपने केसेस को सॉल्व करो जल्दी से जल्दी, ताकि पेंडेंसी भी कम हो, मेंटल एग्नी भी कम हो, लीगल सिस्टम भी फेयर चले, ट्रांसपेरेंट चले, अच्छे से चले। ये सारे रीजंस रहे एडीआर को इंट्रोड्यूस करने के इंडियन लीगल सिस्टम में। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
वेरियस स्टैट्यूट अंडर विच एडीआर इज गवर्न। अब एडीआर सिर्फ एक पर्टिकुलर लॉ तक लिमिटेड नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टैट्यूट्स हैं जिसके अंदर एडीआर अलग अलग तरीकों से गवर्न होता है, जैसे कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक वन ऑफ द मोड है एडीआर का, इसीलिए इसके ऊपर एक पूरा एक्ट ही बना दिया गया। उसके अंदर सारे रूल्स बताए गए, कैसे आर्बिट्रेशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, पार्टीज को कैसे सुना जाएगा, ये सभी देखते हुए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को फॉलो करते हुए एडीआर का मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं। दूसरा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट। अब ये जो एक्ट है ये पर्टिकुलरली डील करता है लोक अदालत के साथ। देखा जाए तो इंडिया में लोक अदालत मोर देन 50 लाख केसेस हर साल निपटा देती है। अब हम जब मोड ऑफ एडीआर पे आएंगे तब मैं आपको लोक अदालत का प्रोसेस समझाऊंगा। तीसरा है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन एंड वेरी जनरल। सेक्शन 89 हम सभी पढ़ते हैं अपने लॉ कॉलेजेस में और एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त भी, कि जब भी एक सिविल जज को लगता है कि पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट एडीआर के मैकेनिज्म के थ्रू रिजॉल्व किया जा सकता है, तो सेक्शन 89 एक डिस्क्रिप्शन देता है कोर्ट को कि आप भेज सकते हैं इसको कंसिलेटर या मीडिएटर के पास सॉल्व करवाने के लिए, और इससे क्या होता है कोर्ट का टाइम भी बचता है और कोर्ट वही टाइम और जरूरी केसेस में लगा पाता है। तो सेक्शन 89 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर ये पावर देता है। यही सारे स्टैट्यूट्स हैं जो डील करते हैं एडीआर मैकेनिज्म के साथ। टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं, शॉर्ट में समझाऊंगी। पहला होता है आर्बिट्रेशन। देखो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी मैं आपको एडीआर का एक ओवरव्यू दे रही हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगी, ठीक है। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है समझाते हैं। आर्बिट्रेशन, एक पार्टी दूसरी पार्टी, उनके बीच में एक तीसरा आर्बिट्रेटर। पार्टीज आर्बिट्रेटर को चुनती है, आर्बिट्रेटर उन दोनों को सुनता है और अपना डिसीजन देता है। आर्बिट्रेटर का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती है, पहली चीज तो ये। दूसरा, एविडेंस का जो लेन देन होता है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में वो लेस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड होता है कंपेयर टू इंडियन कोर्ट्स, ठीक है। कई बार तो हियर से एविडेंस भी एडमिट हो जाते हैं बट नॉट एवरी टाइम, मैंने बोला है बहुत कम बार, ठीक है। देन आर्बिट्रेशन जब होता है पार्टीज के बीच में तो डेट्स उनकी डिसाइड होती है कि कितने दिनों में उन्हें ये रिजॉल्व करना है, और आर्बिट्रेटर क्योंकि चार्ज करता है हर हियरिंग का, तो इधर एक लिमिटेशन सेट हो जाती है कि अच्छा इस लिटिगेशन टाइप प्रोसीजर में हमारा इतना कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर वही हम कंपेयर करें कोर्ट से, तो कोर्ट में तो कोई हमें डेफिनेट टाइम ही नहीं होता ना कि कब तक केस हमारा सॉल्व होगा, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा कि 30 साल लगेंगे। लेकिन आर्बिट्रेशन में सब कुछ पार्टीज के हिसाब से हो रहा होता है, तो ये होता है वन ऑफ द वे टू सॉल्व अ डिस्प्यूट। सेकेंड आता है कंसिलिएशन। कंसिलिएशन में कंसिलेटर होता है एक। कंसिलेटर क्या करता है, दोनों पार्टीज को सजेस्ट करता है कि अच्छा आपके बीच में ये डिस्प्यूट है, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, सजेशंस देता है। फिर पार्टीज उस पर सोचती हैं, जब सोचती हैं तो फिर एक म्यूचुअल एग्रीमेंट बनता है, उसके बाद कंसिलेटर उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के, कोर्ट वाले उसके मतलब बिल्कुल कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, इसी तरह डिस्प्यूट सॉल्व कराए जाते हैं तीसरे पर्सन की हेल्प के थ्रू। अब आता है मीडिएटर। मीडिएशन में मीडिएटर होता है। मीडिएशन एक वन ऑफ द वे है एडीआर का। मीडिएशन में क्या होता है कि एक मीडिएटर होगा, 2 पार्टीज होंगी। मीडिएटर पहले पहली पार्टी को सुनेगा, फिर दूसरी पार्टी को सुनेगा, फिर दोनों पार्टी को साथ में सुनेगा, फिर उनसे पूछेगा आप क्या चाहते हो, उससे पूछेगा आप क्या चाहते हो, फिर उन दोनों का एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे अराइव होगा, ठीक है। अब इधर नोट करने वाली बात यह है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग तो बाइंडिंग होती है, बट कंसिलिएशन और मीडिएशन की प्रोसीडिंग सजेस्टिव होती है, बाइंडिंग नहीं होती, ठीक है। तो मीडिएशन भी एक कंसिलिएशन से मिलता जुलता है बट थोड़े से रूल्स एंड प्रोसेस अलग होते हैं। एडीआर का ये भी एक मेथड है और मोस्टली ये हम फैमिली कोर्ट्स में या मैरिज के डिस्प्यूट्स में या फैमिली डिस्प्यूट्स में हम देखते हैं कि मीडिएशन प्रोसेस चल रहा है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि मीडिएटर के बीच में आ जाने से ना जो डिस्प्यूट एक्चुअल में होता है ना वो निकल के आ जाता है और मीडिएटर सॉल्व कर देता है, तो केस होते होते रह जाता है, किसी की शादी बच जाती है, किसी का परिवार बच जाता है। तो मीडिएशन एक बहुत बेस्ट वे माना गया है इन तरह के केसेस में। अब आता है
नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं होती। दो लोग आते हैं, आपस में टेबल पे बैठते हैं, नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट मतलब डिस्कशन करते हैं। जैसे एग्रीमेंट्स होते हैं या कुछ भी होता है, किसी एग्रीमेंट के ऊपर किसी को कुछ आपत्ति हो गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, वो उस टर्म को डिस्कस करता है सामने वाले के साथ। इस तरह नेगोशिएशन से फिर वो डिस्प्यूट जो भी उनके माइंड में चल रहा होता है वो रिजॉल्व हो जाता है। अब हम पांचवे पे आते हैं, लोक अदालत। वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव। लोक अदालत हमेशा इंडिया में मोस्टली संडेज को लगती है, नेशनल लोक अदालत के नाम से। हर स्टेट में लगती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगती है। एक सर्वर चालू होता है जिसके अंदर लोग अपने लोक अदालत के लिए टोकन नंबर निकालते हैं। उस टोकन को ले जाके फिर लोक अदालत के दिन कोर्ट में जाकर देते हैं कि इस नाम से हमारा केस है, हम इसे सेटल करना चाहते हैं। देखा जाए तो लोक अदालत की हेल्प से इंडिया में ऑलमोस्ट 50 लाख केस सेटल हो जाते हैं बिना किसी ट्रायल के। आप इसका मतलब समझते हैं? ट्रायल नहीं हुआ और मामला सेटल हो गया, कोर्ट का टाइम बच गया, जज का दिमाग बच गया, लोगों के रिसोर्सेज बच गए और इजीली सब कुछ अच्छे से सेटल हो गया। सबसे एफिशिएंट वे लोक अदालत है। तो लोक अदालत में ऐसा ही होता है और ये वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ एडीआर माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ एडीआर समझ आए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं एडीआर के? अब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, पर फिर भी समझा देती हूँ। पहला होता है यूजुअली लेस टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब सब कुछ डिसाइडेड होता है पहले से तो टाइम कम लगता है। टाइम कम लगता है तो इससे हम अपना वो वैल्यूएबल टाइम और मीनिंगफुल चीजों में यूज कर लेते हैं। तो टाइम का तो आजकल लोग पैसा देते हैं, पैसा देकर टाइम खरीदते हैं। एडीआर ने एक फैसिलिटी ऐसी दी कि आप अपने डिस्प्यूट्स को ऐसे ही सुलझा लो जिसमें आपको टाइम कम लगे। तो दैट इज वेरी राइट थिंग दैट इट इज वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग। नाउ यूजुअली लेस कॉस्टली। कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है। कैसे होता है? सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, सबकी चार्ज फीस ये सब होता है डिसाइड, तो एक अंदाजा लग जाता है कि अच्छा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में हमारा इतना खर्चा आ जाए। ठीक है, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं कोर्ट से तो हम वहां जाते हैं, रोज वकील को फीस देते हैं हर डेट पे, और कभी जज छुट्टी पे, कभी कोई प्रोसीडिंग फंस जाती है, कभी कोई समन नहीं आया, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, किसी ना किसी बहाने लगती रहती है डेट। वकील तो अपने अपीयरेंसेस लेते हैं, भाई आने के पैसे तो वकील भी लेते हैं। तो कुछ आइडिया नहीं होता कि कितना पैसा लगेगा इस केस को मतलब रिजॉल्व होने में। बट यहाँ पर जब हम एडीआर मैकेनिज्म अपनाते हैं सब कुछ पहले से डिसाइड हो जाता है और पैसा कम लगता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया। थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि पार्टी जो है वो बहुत सारी डिटेल्स खुद से चूज करती है। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, कोर्ट्स में ना वकील ही कम्युनिकेट करते हैं पार्टी के बिहाफ पे। ठीक है, पार्टीज को बोलने की परमिशन होती नहीं है क्योंकि पार्टीज ना जजेस से बहुत लेमैन की तरह बात करती हैं। तो प्रैक्टिकल सिचुएशंस में देखा गया जजेस बात ही नहीं करने देते, बोलते हैं अपने वकील साहब को बुला के लाओ, और वकील बात करते हैं उनके बिहाफ पे। बट एडीआर में जब हम एडीआर मैकेनिज्म फॉलो करते हैं वहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है पार्टीज का, अपने हिसाब से वो अपनी डिटेल सेट कर लेते हैं। तो ये वन ऑफ द बेनिफिट है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इंस्टेड ऑफ किसी के थ्रू। अब इसके अलावा और क्या बेनिफिट होता है? लेस पब्लिसिटी और मोर कॉन्फिडेंशियल। वेरी राइट। देखो, सारी प्रोसीडिंग, सारे ट्रायल होते हैं और उसमें क्या होता है ना कि ओपन कोर्ट्स में होते हैं सारे ट्रायल्स। सभी ट्रायल्स ओपन कोर्ट में हो रहे हैं, सबके घर के तमाशे सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं। पर एडीआर एक प्राइवेट प्रोसीडिंग की तरह होता है, बंद रूम में होता है, किसी को नहीं पता चल रहा हमारे आपस में क्या भेदभाव चल रहे हैं, और अंदर ही अंदर सब कुछ मामला दब जाता है, पता चल जाता है कि ठीक है आपका ये है, आपका ये, बाहर वालों को कुछ नहीं पता चलता। तो ये प्राइवेसी, जो सेंस ऑफ प्राइवेसी एडीआर लेके आया है ना, ये भी अट्रैक्टिव है कि लोग एडीआर की तरफ खींचते हैं इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कोर्ट। ठीक है, उसके बाद लेस एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स। हाँ, एडवर्सेरियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं? जिसमें जज एक एम्पायर की तरह बैठता है और दो वकील आके अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, जज चुप बैठा रहता है, जज इसको सुनता है, उसको सुनता है, अपना डिसीजन लिख के दे देता है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आर्बिट्रेटर पूरी तरह से पार्टीज को समझता है, सुनता है, पूछता है, और अगर पार्टीज को लगता है कि आर्बिट्रेटर बायस हो रहा है तो उसको चेंज भी कर देते हैं। मीडिएटर में भी ऐसा होता है, कंसिलेटर में भी ऐसा होता है। जज को चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कर सकते हैं, बट इट टेक्स अ लॉन्ग प्रोसीजर, उसमें भी डेट जाती है। बट यहाँ तो तुमने खुद ही लेके आए हो ना तीसरे पर्सन को अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाने के लिए, तो आपके पास पूरी पूरी चॉइस होती है। तो लेस एडवर्सेरियल सिस्टम होता है।
इसके बाद एडीआर डिसीजन में बी इजियर टू एनफोर्स। बिल्कुल सही भाई, आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। सिविल प्रोसीजर कोड में जैसे डिक्री एनफोर्स होती है, वैसे एडीआर के फाइनल डिसीजंस एनफोर्स किए जाते हैं। कंसीलेटर मीडिएटर का तुम्हारे ऊपर होता है, पार्टीज के ऊपर होता है कि जो भी सजेशंस आए हैं, जो भी फैसिलिटेशन मिला है हमें, तो हम उसके हिसाब से चलें। और लोक अदालत में तो फिर आप खुद ही उठ के जाते हो कि हमारा मामला सेटल कर दो, तो अपने हिसाब से हम इसमें करते हैं। ठीक है, ये सारे हमें बेनिफिट्स मिलते हैं एडीआर के मैकेनिज्म के थ्रू। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है एडीआर की इंडियन सोसाइटी में? तो इंडियन सोसाइटी में एडीआर की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। जैसा कि यहाँ पेंडेंसी ऑफ केसेस है, नंबर ऑफ केसेस हर रोज इतने फाइल होते हैं, हर रोज इतने बढ़ते हैं, तो एडीआर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ है जब इंट्रोड्यूस किया गया। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस द हैवी बर्डन ऑन कोर्ट्स। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी लिया है कि हैवी बर्डन इसने रिड्यूस किया कोर्ट्स के ऊपर। उसके बाद रिजॉल्व डिस्प्यूट फास्टर एंड चीपली, हम डिस्कस कर चुके हैं। इट मेंटेन गुड रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज। बिल्कुल सही। और बार बार अब सपोज करिए दो लोग बिजनेस कर रहे हैं और दोनों का एक दूसरे के बिना कोई काम नहीं चलता है। ठीक है, मतलब एक वो मुहावरा होता है ना, मुझे कोई और नहीं तुझे कोई ठोर नहीं। तो अब दोनों पार्टीज के बीच में लेकिन डिस्प्यूट भी आते रहते हैं, तो बार बार तो कोर्ट उठ के जाएंगे नहीं, बिजनेस भी चलाना है, बिजनेस बंद भी नहीं कर सकते, लेकिन काम भी साथ कर रहे हैं तो बहस भी हो जाती है। तो वो बहस वगैरह को, ऐसे सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए एडीआर का हम यूज कर लेते हैं, और इससे गुड रिलेशनशिप्स भी बनी रहती है पार्टीज में। पता ही है भाई, तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो चलेंगे फिर आर्बिट्रेशन कराने, फिर तुम हमें मुआवजा देना, तो हम करेंगे तो हम तुम्हें देंगे, तो कोर्ट के हमें धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ठीक है। अब फ्लेक्सिबल और कॉन्फिडेंशियल सॉल्यूशंस होते हैं, जैसा कि मैंने समझाया। फ्लेक्सिबल होते हैं, पार्टीज अपनी अपनी बात कहती हैं, वकील के थ्रू बात नहीं हो रही होती है, पार्टीज अपने मुंह से खुद बात कहती हैं, उन्हें नहीं पसंद आता तो वो उसको फ्लेक्सिबल कर लेती हैं। और कॉन्फिडेंशियल होता है, किसी को पता नहीं चल रहा, ओपन कोर्ट हियरिंग नहीं हो रही, प्राइवेट प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, तो बस इंडियन सोसाइटी में प्राइवेसी मिल जाना तो आई थिंक बहुत बड़ा एक क्वालिटी है एडीआर का। नाउ मेक्स जस्टिस असेसिबल टू ऑल, जैसा कि मैंने समझाया आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A से इसको हमने लिंक किया है ताकि सबको जस्टिस इक्वली और असेसिबल हो जाए। ठीक है, यहाँ पर लोगों को लगता है कि इंडियन कोर्ट्स में जाना मतलब अपनी 2 पीढ़ियां गुजार देना कोर्ट के अंदर, लेकिन एडीआर ने इस सोच को चेंज कर दिया है पूरी तरह से। आई थिंक एडीआर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन सोसाइटी में, और आने वाले समय में बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंडियन कोर्ट्स में केसेस कम होंगे और आर्बिट्रेशन और मीडिएशन कंसिलिएशन में केसेस ज्यादा पाएंगे, लोक अदालत ज्यादा केसेस सॉल्व कर रही होगी। तो ये था सारा ओवरव्यू एडीआर का। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया मिल गया होगा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, कि हम हमारे डिस्प्यूट्स को हम कैसे ऑल्टरनेटिवली रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।